Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our topic is RTE Act 2009 and आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज हमारी 15 डेज नोट्स रिवीजन सीरीज़ का डे 11 है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है RTE Act 2009। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है एंड आपको इस टॉपिक से CTET में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो RTE एक्ट है ये क्या था? ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट था, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम था कि हमको सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। और जो ये एक्ट था वो आपका 26 अगस्त 2009 में तैयार हो गया था, पर जो हमने इसे लागू किया वो 1 अप्रैल 2010 में इस एक्ट को लागू किया था। और अपवाद यानी जम्मू कश्मीर, यानी हमने जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में ये जो एक्ट था वो लागू किया था। तो वैसे तो ये बन तो गया था 2009 में, बट इसे स्टार्ट कब किया? 1 अप्रैल 2010 में। अब बात करते हैं संविधान का 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। यानी इस एक्ट में क्या था? संविधान का जो 86वां संशोधन था उसके तहत आर्टिकल 21A के तहत क्या था कि हमें सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो देनी है वो आवश्यक है, यानी सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हमने अनिवार्य कर दिया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य थी। जो 6 साल से 14 साल के बच्चे को हमें फ्री में एजुकेशन देनी थी। डिसेबल बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष है, और जिन बच्चों में डिसेबिलिटी पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, तो उन बच्चों को 6 से लेकर 18 साल तक उन्हें फ्री शिक्षा का जो प्राविधान था वो हमने लागू किया। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। एज वाइज होमोजीनियस क्लास, इसका मतलब है कि अगर आपकी एज 14 वर्ष है तो ये नहीं है कि आपको हम फर्स्ट क्लास में डालेंगे। अगर आप 14 साल के हो गए हो और आप अभी तक स्कूल नहीं गए हो, बट आपने एकदम से प्लान बनाया, फिर आपके मम्मी पापा की जो स्थिति है वो सुधर गई और आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा, आपको एज वाइज आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसमें क्या था कि हम बच्चे को उनकी एज के अनुसार हमें बच्चों को क्लास में एडमिशन देना चाहिए। ओके। और जो बाकी की जो आपकी प्रीवियस क्लास यानी जो आपकी नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट क्लास है, जो आपकी क्लास रह गई हैं उनको स्कूल द्वारा ही आपको कंप्लीट कराया जाए। जो आपको पुरानी नॉलेज नहीं थी, आप एकदम से स्कूल गए हो, तो पुरानी नॉलेज भी स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि आपको प्रोवाइड कराई जाए। आरटी के कुछ महत्वपूर्ण निषेध हैं, यानी जो आरटी ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें निषेध किया, उन्होंने करने से बिल्कुल मना किया। तो वो थी, बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए। यानी अगर बच्चे पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ऐसा नहीं है कि उन्हें शारीरिक या फिर मानसिक रूप से हम उन्हें सजा दें, बल्कि हम बच्चों को प्यार से और अपना दिमाग लगाकर बच्चों को समझाएं कि बच्चों को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो शायद हमें अपना तरीका बदलना चाहिए, बच्चों को उस तरीके से समझ में आए। तो बच्चों को मानसिक और शारीरिक सजा देना बिल्कुल मना कर दिया गया आरटी के अकॉर्डिंग, यानी अनुसार। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं, यानी उम्र के हिसाब से एज वाइज बच्चों को एडमिशन दिया जाए। एडमिशन लेने से पहले बच्चों को कोई टेस्ट नहीं दिया जाए, या फिर उनके माता पिता का भी कोई टेस्ट नहीं लिया जाए, क्योंकि अब तो ये है कि बच्चों का तो टेस्ट लेते ही लेते हैं, साथ में उनके पेरेंट्स का भी टेस्ट लेते हैं। बट आरटी के अनुसार क्या था कि अब उम्र के अनुसार बच्चों को क्लास में बिठाया जाए, उनका कोई भी टेस्ट ना लिया जाए, नो एडमिशन फीस, और जो एडमिशन फीस है वो भी नहीं ली जाए बच्चों से। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। अगर कोई हमारा गवर्नमेंट टीचर है, उसको गवर्नमेंट में जॉब मिली है, यानी वो सरकारी स्कूल का अध्यापक है, तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, वो अपने घर पे बच्चों को बुलाकर ट्यूशन नहीं दे सकता, इसके लिए ये विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा टीचर करता है तो वो गैर कानूनी है, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब तो है ही उनके पास, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाती हैं, साथ में आके अपने कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं या फिर बच्चों को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऐसा एकदम मना है, क्योंकि वो तो फिर ढोंग कर रहे हैं। अगर उन्हें प्राइवेट सेक्टर से ही पैसा की इनकम दिख रही है तो फिर वो गवर्नमेंट को छोड़ें, प्राइवेट में ही जाएं। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। अगर आपके पास मान्यता नहीं है तो आप स्कूल नहीं चला सकते, आपको स्कूल चलाने के लिए आपके पास मान्यता होनी चाहिए।
प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल ईडब्ल्यूएस छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल परिवार से आते हो तो आपको प्राइवेट स्कूलों में भी 25% की छूट आपको मिलेगी। 30:1 बच्चों शिक्षक का होना चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए। जो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए 30:1 यानी बच्चे अगर 30 हैं तो टीचर 1 होना चाहिए क्लास में। प्राइमरी क्लास में क्या है कि अगर 30 बच्चे हैं किसी क्लास में तो 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना अनिवार्य है। प्राथमिक स्कूल बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे व उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर दूरी पर होने चाहिए। अगर आपका जो प्राइमरी स्कूल है तो बच्चों का जो प्राथमिक स्कूल है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर रहना चाहिए घर से, और उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर रहना चाहिए आपके घर से। कक्षा 1 से 5वीं में एक वर्ष से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चलना चाहिए। यानी कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए एक वर्ष में कम से कम 200 दिन विद्यालय खुलने चाहिए, यानी 200 दिन का वर्किंग डे रहना चाहिए। और जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक है उसमें आपको 220 वर्किंग डेज यानी 220 दिन तक विद्यालय खुलने चाहिए। अब बात आती है 1st to 5th क्लास का जो टीचर है वो पीआरटी रहना चाहिए, और 6 to 10th का है वो टीजीटी है, और 11 to 12th आपका पीजीटी है। अब बात करते हैं 1 से लेके 5वीं तक जो प्राइमरी स्कूल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर का होना अनिवार्य है। 6ठी से लेके 8वीं तक जो क्लास यानी एलिमेंट्री स्कूल है उसके लिए 35 बच्चे हैं तो उनमें एक टीचर रहना चाहिए। थोड़ी सी बच्चे 5 बच्चे बढ़ा दिए हैं एलिमेंट्री स्कूल में। अगर 9 to 10th यानी सेकेंडरी स्कूल है, और 11 to 12th ये आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इसमें कोई इतनी खास रेशो नहीं है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ टीचर फॉर क्लास। यहाँ पे अगर अप टू 60 यानी यहाँ पे तो थे 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे यानी 60 तक बच्चे हैं तो 2 टीचर रहने चाहिए, और 61 से लेके 90 तक के बच्चे हैं तो 3 टीचर रहने चाहिए, और 91 से लेके 120 तक बच्चे हैं तो 4 टीचर रहने चाहिए, और 150 अगर बच्चे हैं तो 5 टीचर और एक हेडमास्टर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक शिक्षक को, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ, एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 आवर्स का करना चाहिए, यानी एक टीचर को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना चाहिए, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर का समय भी सम्मिलित है, यानी उसी में ही वो अपनी जो शिक्षण सामग्री है जो उसे प्रिपेयर करनी है वो समय उसी में ही इंक्लूड है। अबव 150 चिल्ड्रन 5 टीचर प्लस 1 हेडमास्टर, ये मैं भी बता चुकी हूँ कि अगर 150 बच्चे हैं तो उनके लिए 5 टीचर और एक हेडमास्टर का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ मैंने अलग से पॉइंट लिखे हैं। ये जो ये टॉपिक है ना, ये वाला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितना वर्क करना चाहिए, कितने घंटे काम करना चाहिए। तो एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे तक काम करना चाहिए। अब बात आती है क्लास 8 यानी एक रूल बनाया था कि क्लास 8 तक हमें किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए। अगर हमने क्लास 8 में किसी बच्चे को फेल कर दिया तो जो दूसरे बच्चे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाएगा, वो स्कूल जाने से वो डरेंगे, वो फेल होने के जो डर होता है वो उनके मन में बैठ जाएगा, फिर वो स्कूल में नहीं एडमिशन लेंगे। तो ये एक बनाया था रूल कि 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए, बट अगर वो फेल हो जाता है तो एक रूल भी लागू किया था कि 2 महीने का उसे टाइम देना चाहिए, उसके बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है। बट वो फिर भी पास नहीं होता है तो उस चीज़ को उस स्टेट यानी जिस भी स्टेट का वो बच्चा है, मान लो वो हरियाणा स्टेट का बच्चा है, तो फिर हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं उन पर ये चीज़ हमको डाल देनी चाहिए कि अगर बच्चा 2 महीने के बाद भी पास नहीं हुआ है तो वो खुद देखेंगे कि बच्चों को उसी क्लास में रखना है या फिर घर बिठा देना है या फिर अगली क्लास में प्रमोट करना है। तो ये फिर स्टेट के मिनिस्टर की ऊपर हम छोड़ देते हैं। और स्कूल में आपकी लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स होने चाहिए, यानी विद्यालय में पुस्तकालय भी होनी चाहिए और खेल संबंधित सामग्री भी होनी चाहिए, और जो विद्यालय है उसमें खेल भी होते रहने चाहिए कि अगर किसी बच्चे का जो दिमाग है वो पढ़ाई में नहीं चलता तो वो अपनी स्पोर्ट्स लाइन में जाकर अपना दिमाग चला सकता है। तो इसीलिए स्कूल में स्पोर्ट्स भी होने चाहिए।
अब बात आती है आपकी इंडिया बिकम 135 कंट्रीज टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, यानी जो भारत है वो 135वां देश बना है किसके लिए, एजुकेशन को एक फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार बनाने के लिए। जो भारत है उसको 135वां देश माना गया है। उससे पहले, भारत से पहले 134 देश ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई को यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार वो मान चुके थे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हैं वो रह गए हो तो एक बार आप कमेंट मुझे कर देना, वैसे तो नहीं रहे होंगे। और एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है कि जो अध्याय हैं आपके वो 7 हैं आरटीई में, और आपकी जो धाराएं यानी अनुभाग हैं वो 38 हैं। और जो फोर्थ चैप्टर यानी 7 चैप्टर में से जो फोर्थ चैप्टर है उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है। और एक बात और, अगर, हाँ ये मैं बता चुकी, इसी में ही हो गया कि अगर बच्चे को, जो डिसेबल बच्चा है उसको 6 से लेके 18 वर्ष तक हमें उसे फ्री शिक्षा देनी चाहिए। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इतना ही है ये टॉपिक, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो यही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। देन बाय।